Hello dear learners, welcome back to the channel. I hope you are doing fine. So, this is the most requested video ever. And in this video, the strategy that we will be discussing will be useful for the students of class 10th as well as class 12th who are going to give their boards examinations this year. No matter आप किस स्ट्रीम से हैं, आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके हर एक एग्जाम में काम आएगी. Because in this video, we will be discussing the answer writing strategy. Yes, we will be discussing the stream strategy that has helped me to score 100 marks in 4 subjects, 99 marks in one subject and 96 marks in English. You know how difficult it is to score above 95 marks in English and scoring 100 out of 100 in 4 theory subjects as well as 99 in one theory subjects. Yes, we are going to crack this code in this video. So there is a request to watch this video till end. So here is your educator Palak Agrawal, who is CUET and boards mentor. Currently I am pursuing BA Honours from Political Science, The Hindu College, Delhi University. And I have scored 99% in class 10th board examinations in 2023. Also, I was CUET AIR1 in 100 percentile in 6 subjects. So here is my 12th mark sheet, CUET course card, and so let's start to this video. I hope you people are fine and आपकी तैयारी बोर्ड्स की बहुत अच्छे से चल रही होगी. मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ चैनल पे, सो स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर वी आर विद द फर्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी. जस्ट अ सेकंड. Okay, this is the most important thing. Question sequence like आप किस पैटर्न में पेपर को सॉल्व करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ सेक्शन ए, प्रोबेबली इट इज एमसीक्यू. ज्यादातर पेपर्स में ऐसे ही होता है. सेक्शन बी में फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट, एंड सी में है शॉर्ट क्वेश्चन एंड डी में है लॉन्ग. तो मेरी तो ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि जो पेपर का सीक्वेंस है उसी में मैं सॉल्व करूं पेपर को. लाइक हाउ इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज इससे एग्जामिनर को आसानी होती है कि वो अपना क्वेश्चन पेपर साथ में लिए बैठा होता है और आपकी शीट जब चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि ए पहले सेक्शन है तो ए का हमने चेक कर लिया, बी चेक कर लिया, सी चेक कर लिया, डी चेक कर लिया, तो उसका वो फ्लो टूटता रही है और ना ही वो इरिटेट होता है. तो इसीलिए तो मैं तो अपनी मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं हर पेपर में क्वेश्चन सिक्वेंस ही फॉलो करती थी, क्योंकि जब मैंने सैंपल पेपर लगा लिए थे तो मेरी वो आदत भी सेट कर ली थी मैंने कि मैं उसी पेपर में सॉल्व करूं. अगर ठीक है बाई चांस अगर आप प्रोबेबली उस पेपर में सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप ये पहले से सोच के जाइए. प्री डिसाइडेड जस्ट अ सेकेंड. तो आपका सीक्वेंस पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए. इसीलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप पेपर में कैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, एंड इफ यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्वेश्चन 1 है ए, जिसका आंसर आपने कर लिया. अब यहां पर बी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आता नहीं है तो इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए. प्रोबेबली अगर आपको लगता है कि 3 लाइन में आंसर आएगा तो 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ दीजिए. बहुत ज्यादा मत छोड़ना, ताकि जब आप दोबारा उसमें करें तो वो स्पेस खाली इतनी सारी छूट जाएगी तो फिर वो पेपर अच्छा नहीं लगेगा. तो आप स्पेस छोड़ दीजिए. मैं भी यही करती थी, क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देती थी ताकि वो फ्लो में हम करते जाए पेपर को सॉल्व, तो उससे हमारा वो ऐसे ना पेपर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज लगता है. तो आप स्पेस छोड़ सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे. इसके लिए कोई आपको नहीं करेगा. पेपर की कोई कंजूसी नहीं है, आराम से पेपर लिखना है, पूरा पेपर यूज करना है, पेपर की कोई कंजूसी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी कि क्वेश्चन सीक्वेंस हमको या तो पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए या फिर मेरा एडवाइजेबल ये होता है जो पेपर का सीक्वेंस है उसी में हम सॉल्व करें. एंड स्पेस छोड़ दे अगर कोई आंसर नहीं आता है, ताकि हम उसे बाद में वहीं पे कंप्लीट कर सकें. एंड हियर इज द हैंड राइटिंग. This is the game changer. I am literally telling you, this is a game changer.
मेरी बात ये आप लिख के रख लीजिए, ये गेम चेंजर है। अगर आप अपनी राइटिंग में थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको राइटिंग सुंदर करनी है, मतलब वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, बस आपकी जो कॉपी है वो होनी चाहिए नीट एंड क्लीन। कैसी होनी चाहिए आपकी कॉपी? नीट एंड क्लीन, प्रॉपर। से हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे करा है तो उसका ए पार्ट एक लाइन छोड़ी हमने, बी पार्ट करा, फिर एक लाइन छोड़ी, सी पार्ट करा, एक लाइन छोड़ी, और यहाँ पे हमने एक अंडरलाइन कर दी। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। और बाई चांस ये पेपर का एंड आ गया और यहीं पे इतना स्पेस बचा है तो फिर इसे यहां नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट पेज पे करेंगे। मैं एक एक पॉइंट के अंदर ही उसमें और अलग अलग पॉइंट बनाते जा रही हूं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और केवल सुनने से नहीं होता है, वीडियो को पॉज करिए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको नोट डाउन कीजिए, ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि हम कान से सुनते बहुत जाते हैं, फिर हम दूसरे कान से वो निकल जाता है, हमने तो कहीं लिखा ही नहीं ना, हमारी आदत ही नहीं है लिखने की, और इसीलिए हमको लास्ट टाइम में प्रॉब्लम होती है। आंसर राइटिंग भी हम लिखते ही नहीं है, बस अपने दिमाग में ऐसी ऐसी स्टोर करते जाते हैं। तो सबसे पहले हैंड राइटिंग, और अगर हैंड राइटिंग अगर आप पेपर के स्टार्ट में अच्छी रखेंगे ना, लाइक पेपर के 2-3 पेजेस में, तो उससे आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि मेरी सुंदर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होती थी स्टार्ट में, लेकिन लास्ट तक आते आते वो थोड़ी सी खराब सी हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखती थी, तो फिर उसमें वो मतलब वो टाइमिंग वगैरह का थोड़ा पड़ता था, तो लास्ट में आते आते एवरेज हो जाती थी। मैं अपनी कह रही हूँ, मेरी हैंड राइटिंग एवरेज हो जाती थी लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग के पेजेस में इतनी सुंदर कॉपी होती थी प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए हैंड राइटिंग आप केवल स्टार्टिंग के 2-3 पेज में अच्छी रख लेंगे, उससे बहुत इंप्रूवमेंट पड़ जाएगा। और पेपर को कैसे रखना है? नीट एंड क्लीन। एंड दिस इज द थर्ड वन, ओवर राइटिंग एंड कट्स। ये बिल्कुल नहीं करने हैं। जैसे हमने ऐसे लिख लिया, साइंस की स्पेलिंग लिख रहे हैं, साइंस, ये हमसे बाई चांस ऐसा कुछ हो गया है तो अब हमें इसे ऐसे यहाँ पे ऐसे जबरदस्ती का सी नहीं बनाना है, और यहाँ ऐसे ऐसे नहीं करना है, और ना ही हमें ऐसे 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 कुछ नहीं करना है। अगर हमसे ऐसे साइंस की स्पेलिंग में हमसे गलती हो गई है तो ऐसे बस इतना साधा सा कट करना है, और फिर हम यहाँ पे दोबारा लिख देंगे यहाँ पे साइंस। बस इतना प्रॉपर तरीके से ऐसे कट करना होता है। और ओवर राइटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी होती, ताकि तुम कभी 1 वर्ड का तुम्हारा आंसर, 1 वर्ड का आंसर है, तुमने ओवर राइटिंग कर दी, समझ में आया नहीं टीचर ने, और टीचर ने कट करके दे दिया तुम्हें 0 नंबर। तो इसीलिए ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पेपर की कोई कमी नहीं है, गलत हो गया तो उसे कट कर लो। मेरा इंग्लिश में नोटिस गलत हो गया तो मैंने ऐसे पूरा जो नोटिस था ऐसे पूरा से एक बार कट कर दिया था बस, और अपना दूसरा नोटिस लिख लिया था। तो बस इतने प्रॉपर तरीके से कट करना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है स्पेसिंग। पेपर को मैंने जैसे बताया नीट एंड क्लीन रखना है, पूरा स्पेस देके लिखना है। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हमने पूरे आराम से स्पेस लाइनिंग कर दी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, लाइनिंग करनी, पूरा स्पेस करना है, बिल्कुल घुचुम मुचुम करके नहीं करना है। कब एडिशनल शीट्स लेनी है, भर भर की एडिशनल शीट्स लेनी है। मैं पता है हिस्ट्री के पेपर में 3 एडिशनल शीट ली थी मैंने, बाकी सारे पेपर में 2-2 एडिशनल शीट्स ली थी। पूरा आराम से फैला फैला के लिखना है, ताकि टीचर को ये भी लगता है कि हमने बहुत ज्यादा लिखा है। जब वो तुम्हें देखता है ना कि तुमने इतनी सारी एडिशनल शीट्स ली, तो मुझे लगने लगता है कि बच्चा होशियार है। ऐसे ही टीचर को मतलब ऐसे हमें उनके दिमाग के साथ खेलना होता है। उनके पास टाइम थोड़ी है कि तुम्हारे एक एक आंसर पढ़ते बैठेंगे, वो हमें ऐसे ही करना होता है। तो इसको अगर तुम थोड़ा दूर दूर भी लिखोगे तो तुम्हारी कॉपी साफ भी दिखेगी और तुम्हारी शीट्स भी भर जाएंगी, तो दोनों ही प्लस पॉइंट हो जाएंगे। इसीलिए स्पेसिंग का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन वी हैव इज डायग्राम्स। डायग्राम्स ये पता है, ये वो है कि वो चीजें हैं कि आपको करनी है जो कोई नहीं कर रहा है, टू स्टैंड आउट यूनिक। मतलब जैसे कि आंसर तो सभी लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10th में साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको रेस्पिरेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। या फिर 12th में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें आपको कोई प्रोसेस है, बायोलॉजी का हो गया, किसी का भी हो गया, तो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने को पूछा गया है। तो जैसे अब यहाँ पे ऐसे लिखो, यहाँ पे आपने रेस्पिरेशन लिखा, अब 2 तरीके होते हैं, या तो आपने यहाँ पे रेस्पिरेशन लिख लिया, यहाँ और यहाँ पे आपका बन गया डायग्राम रेस्पिरेशन का छोटा सा। या फिर आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, और यहाँ पे डायग्राम बन गया, और मतलब डायग्राम और साथ में लिखते जा रहे हैं। ये हो गया, या तो या इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो। अभी डायग्राम आप कहाँ पे बना रहे हो, जिस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर कोई अपना आंसर लिखा और बाई चांस वो आंसर यहाँ पे 4 नंबर का है,
ठीक है, 4 नंबर का आंसर है, और आपने कुछ कम लिख दिया, ये 2-3 लाइन कम रह गई है, कोई पॉइंट मिस कर दिया है आपने, लेकिन आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया होगा, और डायग्राम में क्या करना है, मार्किंग जरूर से करनी है कि किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ डायग्राम के नीचे अपनी पूरी हेडिंग डालनी है कि वो किस चीज का डायग्राम है, फिर यहाँ पे मार्किंग करनी है कि क्या क्या पार्ट्स है उसमें, तो उससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई स्कोप ही नहीं रह जाएगा कि टीचर आपका नंबर कहीं पे भी काट पाए। तो डायग्राम आप बनाएंगे तो आपका पेपर ऐसा अलग दिखेगा कि ये 100 पेपर है, उसमें सबने ऐसे बस थ्योरी भर दी है, लेकिन आपका डायग्राम बनेगा तो उससे आपका पेपर बिल्कुल अलग चमक के उठेगा। तो इसलिए डायग्राम बहुत यूनिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले से सोच के रखिए कि इस आंसर में मैं ये डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंशिएशन, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो हम ऐसे करने लगते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पूछा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट करिए, जैसे क्लास 10th का क्वेश्चन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो हम ऐसे लिखेंगे, मेटल्स लिख दिया हमने, यहाँ मेटल 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 बता दिया, और हमने लिख दिया यार नॉन मेटल्स लिख दिया, और यहाँ पे हमने नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल बता दिया। ये कौन सा डिफरेंशिएशन हो गया, ये तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हो गया, तुम तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो। यही तो हम गलती कर रहे हैं, अपने दिमाग से करने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। जो क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस करना है ना, तो दोनों के बीच में हमें वो बनाना है ना, अंतर क्या है दोनों के बीच में, तो वो कैसे बताएंगे, ऐसे टेबल फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेटल्स, और यहाँ लिखेंगे नॉन मेटल्स, सबसे पहले तो, और यहां लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसे पहले हम लिखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टेबल बना दी, एंड यहाँ पर एक पॉइंट तो कोई बच्चा नहीं बनाता है, जिससे आपका पेपर स्टैंड आउट होगा बिल्कुल, और टीचर को भी आसानी होगी सॉल्व करने में। आपका ये है, आप जिस तरह टीचर की कॉपी मतलब चेकिंग के लिए आसान बनाओगे, आपको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे कि बता टीचर को इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना उसे आंसर ढूंढना पड़ रहा है इधर उधर करके, सामने ही दे दो उसे आंसर पूरा, तो ताकि वो तुम्हारी कॉपी के अंदर ज्यादा घुसेगा ही नहीं कि ज्यादा उसमें गलतियां निकाले। यहाँ पे लिख दो एस्पेक्ट्स, जैसे मेटल में जैसे एक्सपेक्ट है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, सबसे हमने लिख दी डेफिनेशन लिख दी, यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख दी, यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर उसके बाद लिख दोगे मलिएबल होते हैं कि नहीं होते हैं, कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की नहीं होती, लस्ट्रस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। और फिर लास्ट में लिख देना एक, टेबल के नीचे लिख देना एक लास्ट में कंक्लूजन कि फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन, इस तरीके से। सवाल ही नहीं है कि टीचर आपके नंबर काट पाए। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये डिफरेंस बिटवीन का 3 नंबर का 5 नंबर का आया है, तो 1 पॉइंट ये हो गया, 2 3 4 5 6, उसे तो 5 पॉइंट ढूंढने थे, और आपने कितने बता दिए, एक इधर एक इधर इधर 5, और 10 से 12 पॉइंट बता दिए आपने उसे, तो आपको कई नंबर कट पाएगा नहीं, बताओ आप कहाँ पे नंबर कट पाएगा आपका। तो ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। एंड देन वी हैव फ्लो चार्ट्स, दिस इज लाइक रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो लोग सब कह देते हैं फ्लो चार्ट्स बनाना, लेकिन कोई बच्चे को समझाते ही नहीं कि फ्लो चार्ट्स बनाए कैसे जाते हैं। एक मिनट, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबली आपसे पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ मिनरल, टाइप्स ऑफ मेटल्स बताना, नहीं टाइप्स ऑफ, हाँ टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऐसे पूछा गया है। जैसे आपको से पूछा गया है, एक मिनट मैं एक्स्ट्रा शीट ऐड कर देती हूँ मैं, जैसे आपसे पूछा गया है व्हाट इज मिनरल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इसे कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को, रुको, सबसे पहले लिखेंगे हम मिनरल्स, ठीक है। ये वो टिप है जो मैंने खुद अपने एग्जाम में यूज करी है, और मुझे उसी वजह से अपने सारे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए। तो इसीलिए इन स्ट्रेटेजी को आप सेम टू सेम अप्लाई करोगे, और कोई नहीं रख सकता आपको पूरे नंबर लाने से। इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करिए। तो मिनरल्स की आपने पूरी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे बनाया मिनरल्स, तो ये हमने बनाया यहाँ पे मेटेलिक, और हमने इधर बनाया इसी का इधर नॉन मेटेलिक। ठीक है, अब इसके नीचे हमने बना दिया फेरस, और इधर हमने बना दिया नॉन फेरस। इधर हमने बना दिया ऑर्गेनिक, इधर हमने बना दिया इनऑर्गेनिक। इधर हमने लिख दिया फेरस के एग्जाम्पल्स लिख दिए हमने, इधर हमने नॉन फेरस के एग्जाम्पल लिख दिए। सेम हम इधर कर देंगे। ठीक है, अब जब हमने ये पूरा बना लिया फ्लो चार्ट, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे इसके एक मिनट एक तो हाँ, इसके बाद हम नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मेटेलिक मिनरल्स को डिफाइन करेंगे पहले हम, उसके बाद हम फेरस को डिफाइन करेंगे, फिर नॉन फेरस को, फिर नॉन मेटेलिक को, फिर ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को। आपका इतना तो कितना इजी है, क्वेश्चन तो आपको सब पता है, सारी डेफिनेशन पता है। अब आप उसे डेफिनेशन में आधे पेज में आंसर कंप्लीट कर देते। अब आप इसे पूरा ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे, डेफिनेशन लिखोगे, लाइन छोड़ोगे, तो इससे आपका आंसर 3 पेज का आंसर 3 से 4 पेज का आंसर बन जाएगा। यही तो करना है हमें, पूरा हमें दिखाना है कि हमारे पास इतना सारा ज्ञान है, पर है हमारे पास थोड़ा सा बचा, उसे प्रेजेंट इस तरीके से करना है कि सबसे बड़ी ज्ञानी हम ही है। तो बस ऐसे हमें पूरे फ्लो चार्ट्स को ऐसे यूज करना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट का हो गया। एंड देन वी हैव इज पॉइंट्स वर्सेस पैरा। लाइक सभी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि आंसर हम पॉइंट्स में लिखें या पैराग्राफ में लिखें। एक मिनट रुको, स्क्रीन ऐड कर लेती हूँ। देखो अब मैं इधर खुद करती हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर हम डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखने हैं, यहाँ पे पैरा में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेफिनेशन हो गई हमारी। ठीक है, फिर हमारा A B C D E, एक हम यहाँ पे हमारे कोई पॉइंट लिखेंगे, उसका मेन पॉइंट यहाँ हाईलाइट कर देंगे। एक पॉइंट यहाँ हाईलाइट, एक यहाँ हाईलाइट हो गया, एक इसका यहाँ हाईलाइट हो गया, एक यहाँ पर हाईलाइट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ऐसे हो गया। अब हम पैरा में लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन करा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करा यहाँ से, इसमें उस यहीं से दूसरा पॉइंट, यहीं से तीसरा, चौथा, यहाँ पांचवा, यहाँ ऐसे सारे पॉइंट हो गए, और इसी में कंक्लूजन भी लिख गया। अब हमें यहाँ अब आप खुद ही देखो कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। ये पूरी खिचड़ी लग रही है, उसमें समझ में ही नहीं आएगा टीचर को, और यहाँ पे पूरा क्लियर लग रहा है। यहाँ पे अंडरलाइन भी नहीं करोगे ना, वैसे अंडरलाइन करोगे तो फायदा रहेगा, पर अगर बाई चांस अंडरलाइन नहीं करने का टाइम भी नहीं मिला, तो पूरा टीचर को दिख रहा है कि आपने साफ साफ क्या लिखा है। तो इसीलिए पॉइंट्स आर ऑलवेज बेटर देन पैराग्राफ्स। पॉइंट्स आर ऑलवेज बेटर देन पैराग्राफ्स। तो आपको ही पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश क्या है, सारे आंसर्स पॉइंट्स में ही लिखने चाहिए। साइंस का आंसर हो, एसएसटी का आंसर हो, हाँ इंग्लिश में पैराग्राफ में लिखो, बाकी साइंस, एसएसटी और कंप्यूटर और मतलब सारे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सबके आंसर किस में लिखने चाहिए? पॉइंट्स में। पॉइंट्स आर ऑलवेज बेटर देन पैराग्राफ, तो पॉइंट्स में ही आंसर लिखने चाहिए। इंग्लिश के आंसर पैराग्राफ में होते हैं, इंग्लिश के आंसर तो पैराग्राफ में होते हैं, तो वो पैराग्राफ में लिखे जाएंगे। बाकी सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के आंसर विल बी इन पॉइंट्स। देन वी हैव इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये पता है मास्टर स्ट्रेटेजी, कोई नहीं बताता है आपको ना, पता है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो लिखाओ भाई, वो सब्जेक्ट का कुछ भी उठा के लिखाओ। जैसे अगर आपके पास 5 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 1 2 3 4 and 5, ठीक है, आपने यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, और यहाँ कुछ लिख दिया, कुछ ना कुछ लिख दिया। अगर आपको पता है उस समय ये पूरा गलत है ना, फिर भी आपको पता है क्या 5 नंबर मिल जाएंगे। पूछो कैसे? अटेम्प्ट करने के नंबर दे देता है सीबीएसई। बहुत बहुत इजी मार्किंग होती है सीबीएसई की, आपको अटेम्प्ट करने के श्योरिटी से नंबर मिलते हैं। तो कोई भी अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, फिर भी कुछ ना कुछ लिख के आओ, कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना है। नंबर डालो, लिख दिया उसका आंसर, जो भी हमें दिमाग में आ रहा है। भाई उसमें उस क्वेश्चन 10 वर्ड होंगे, उसमें एक ना एक वर्ड को तो जानते होगे ना, तुम इतने डम थोड़ी हो यार, अपने आप पे भरोसा रखो, कर सकते हो तुम, तुमसे बढ़िया कोई नहीं आया, सबसे बढ़िया तुम हो, सबसे बढ़िया नंबर तुम्हारे आएंगे, अपने आप पे भरोसा रखो। तो 10 वर्ड में से एक वर्ड पे आ रहा होगा, उसको उठाओ, उसका जो भी तुम्हें आ रहा है उसका लिख के देखो वहां पर, और तुम्हें आ जाएंगे नंबर आराम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को तुम्हें करना है अटेम्प्ट, ठीक है।
अब ये आ गया प्रॉपर इंट्रो एंड कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो इंट्रो है ना, यहां पे पहले डालो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे तुम्हारी जो डेफिनेशन है वो आ गई। अब पूरी तुमने बॉडी लिखी, वो भी किस में लिखनी है? बॉडी पॉइंट्स में। पैराग्राफ में कोई नहीं लिख के आएगा, बता रही हूं मैं, पैराग्राफ में कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ में किस में लिखना है? पॉइंट्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे जूनियर सबसे बढ़िया नंबर आने चाहिए तुम्हारे, तो किस में लिखना है तुम्हें? पॉइंट्स में, ठीक है। और फिर यहाँ पे डाला तुमने कंक्लूजन, यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे, समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे कंक्लूजन डाला और यहाँ पे अपना तुमने कर दिया एंड, और नीचे मार दी एक लाइन, तो सबसे बढ़िया हो गया, ठीक है। अलग से दिखना चाहिए, ऐसा है ना, मेन खेल होता है जो दिखता है वो बिकता है। तो तुमने भले ही सब कुछ लिखा हो, लेकिन उसमें से आप मतलब खिचड़ी कर दी हो, कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर अलग अलग सेक्शंस करके लिखना है, लाइनिंग करनी है, डिफरेंशिएशंस करने हैं सारे, ठीक है। हो गया ये। और ये हैंड राइटिंग का तो मैंने बता दिया। शुरुआत में तुमने अपनी राइटिंग, स्टार्टिंग में अगर तुमने अपनी राइटिंग संभाल ली तो हो गया तुम्हारा कल्याण, ठीक है। बस अपना सुंदर लिखना है। सुंदर के अंदर ये नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल 5 मार्क्स और एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो पेपर होना चाहिए नीट एंड क्लीन। हमारी क्लास में एक लड़का था, उसकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार थी, तो मैम तो कहती थी जाओ और कूड़ा डाल दो उस पर शीट पर, वैसी तेरी हैंड राइटिंग कमी तो होनी रही कूड़े की। तो तुम्हारी ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि देखने वाले का मन खराब ना हो यार, कि तुम्हारा पेपर उठे तो कहेगा बढ़िया साफ पेपर लग रहा है, बढ़िया सही है, मजा आएगा चेक करने में, 5 मिनट में पेपर चेक हो जाएगा। पता है जितना तुम्हारा साफ पेपर होता है ना, उतनी जल्दी से आराम से चेक हो जाता है। तुम जितनी गंदगी मचाओगे, जितना उसमें ये वो कटिंग करोगे, तो टीचर और ध्यान से उसमें ढूंढेगा कि बता यार कहाँ से गलती निकालू, यहाँ गलती हो, कहीं ना कहीं तो गलती होगी। क्योंकि जो जिनके पेपर बढ़िया होते हैं ना, वो बिल्कुल साफ लिखते हैं। पेपर आया, ये क्वेश्चन 1 टीचर ने चेक करा, नंबर ठीक है, दूसरा नंबर चेक करा, तीसरा चेक, 4 चेक, 5 चेक, 6 ये गलत है, चलो नया थोड़ा थोड़ा तो सही है, ये भी दे दो सही है। ऐसे चेक हो जाता है, पूरे नंबर आ गए उसके 100 आउट ऑफ 100। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पेपर को क्या करना है, पूरा अच्छे से हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बढ़िया सी साफ सी, ठीक है। और ये हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो तुम्हारा ये पूरा पैराग्राफ है, अब उसमें 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो तुमने यहाँ पर एक अंडर यहाँ पे कर दिया, एक तुमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके कर दिया, एक तुमने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब टीचर ने पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बजाय इन 4 पॉइंट्स को पढ़ लिया, उसने कहा ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही सही है, यही चाहिए था मेरे को, मैंने दे दिए पूरे नंबर, बस हो गया तुम्हारा काम। तो इसलिए हाईलाइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सारी स्ट्रेटेजी तुमको समझ में आ गई होंगी, और पता है कहीं नहीं मिलेंगी तुमको ये सारी स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से लिखी है। जो हम खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, वो कहीं नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो तुमने ये सारी स्ट्रेटेजी देख ली, क्वेश्चन का सीक्वेंस हो गया, सारा हो गया, हैंड राइटिंग वगैरह, ये स्पेस वगैरह पूरा। मुझे और कुछ याद आएगा मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तुम्हें और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। टाइम नहीं है हमारे पास में, पूरी मेहनत करनी है अच्छे से। ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने बताई, सारे पॉइंटर्स बना लो, कोई एक बचा होगा सारे पॉइंटर्स कमेंट सेक्शन में डाल देना, पूरी अच्छे से तैयारी करो। और मैंने एक एक पॉइंट में और अच्छे से पॉइंट्स बनाए, तो इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, और कुछ चाहिए, कोई वीडियो चाहिए हो, स्ट्रेटेजी वीडियो, सब आ रही है। बस अपनी तैयारी में तुम अपना बेस्ट दो, पूरे नंबर लाने हैं और नंबर आ जाएंगे। मेरे आए हैं ना, तुम्हारे भी आएंगे, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। और जब मुझे तो ऐसे पढ़ाने वाले भी लोग नहीं थे, ऐसे बताने वाले लोग भी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पास तो मैं हूं ना यार, हूं तो मैं तुम्हारी दीदी। तो करो मेहनत अच्छे से, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। क्योंकि पता है हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है, सीधी बात है। मैं तो ये जानती हूँ, मैं भी क्यों वीडियोस बना रही हूँ भाई, मेरे पास अपना काम नहीं है क्या? मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, ढेरों काम है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल कर तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जूनियर्स को वो मदद करे जो मदद मुझे नहीं मिली। तो उसके लिए चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। एंड जो भी तुम्हें चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसकी वीडियोस बना दूंगी। और जो स्ट्रेटेजी पॉइंट तुम्हें सबसे अच्छा लगा है, प्लीज वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो भाई मदद हो रही है तो प्लीज एक थैंक यू का डाल देना कमेंट में कि दीदी अच्छा हुआ आपने मेरी मदद कर दी। यार पता है खुशी होती है तुम्हारी कमेंट्स पढ़कर, बस इस तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे मार्क्स के लिए तो मेहनत कर रही हूँ इतनी, क्या शौक पड़ा है मुझे। यहाँ गला थक जाता है बोलते बोलते, लेकिन फिर भी यार तुम्हारी मदद करनी है, तुम्हारे बढ़िया नंबर लेके आने हैं। तो तुमको बस क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करनी है।
जो भी स्ट्रेटेजी तुम्हें सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में डाल देना। मेरा बोलना अच्छा लगा, मेरा यहाँ पे काम अच्छा लग रहा है, थैंक यू डाल देना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू माय डियर जूनियर्स। फोड़ना है एग्जाम को, सबसे बढ़िया नंबर लाने हैं। अब बिकॉज आई विल बी द पर्सन हु विल बी द मोस्ट प्राउड कि मुझसे पढ़कर मेरी वजह से, मेरी मदद की वजह से कोई आगे आया। सो इसी बात पर here comes to the end of the video. Thank you everyone.